राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के कदमा में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर का किया भूमि पूजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे मौजूद। निकाय चुनाव की मतगणना कल 48 निकायों की काउंटिंग सवेरे 8 बजे से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होगी शुरू। जनता के जनादेश पर नजर। रंगोत्सव होली को लेकर भारतीय रेल की खास तैयारी। विभिन्न रूट पर विशेष रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। यात्रियों को सुरक्षित और सुगम तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था। और आने वाले 4 दिनों के दौरान पारा ऊपर चढ़ने के आसार। ठंड की इस बार विदाई तय। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने जमशेदपुर स्थित मेरीन ड्राइव कदमा में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर का भूमि पूजन किया। यहां भगवान श्री जगन्नाथ का भव्य मंदिर निर्माण प्रस्तावित है। भूमि पूजन समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्थानीय सांसद विद्युतवरण महतो समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता और वंचितों के उत्थान पर जोर दिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी समाज सेवा के कार्यों पर बल दिया और भगवान जगन्नाथ से देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। प्रार्थना करने से हम लोगों का विकास के लिए जो जरूरत है, ये तो आध्यात्मिक को प्यार करने से आध्यात्मिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। लेकिन शारीरिक संचालन के लिए मानसिक विकास का भी आवश्यकता होता है, शिक्षा का भी आवश्यकता होता है। आध्यात्मिक चेतना में सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के प्रति स्नेह एवं करुणा की भावना पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। साथ ही परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न वर्गों के बच्चों को शिक्षा के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए आपको बहुत बहुत किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसा परिवार के बच्चों की शिक्षा को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनके लिए छात्रावास की सुविधा को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएं। मैंने आरंभिक शिक्षा के बाद भुवनेश्वर में बालिका छात्रावास में रहकर अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसी सुविधा के बिना शायद मैं पढ़ाई ही आधा अधूरा छोड़ देती और आपके सामने आज जो कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है वो शायद नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि बालिका छात्रावास के निर्माण को विशेष प्राथमिकता देना चाहिए। आपके ट्रस्ट द्वारा मुझे बताया गया है कि आप लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन के लिए एक रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये एक अत्यंत सराहनीय संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने आज वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने भारत इजराइल संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। श्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। इस दौरान इजरायली राष्ट्रपति ने भारत में जारी विकास गतिविधियों, भारतीय युवाओं के योगदान और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है। राष्ट्रपति जी, आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो आपने बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है, और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। Prime Minister Modi, your visit to Israel. प्रधानमंत्री ने इजराइल यात्रा के क्रम में यद वशेम स्मारक जाकर होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति के साथ पौधारोपण भी किया और विजिटर्स बुक में संदेश भी लिखे। में इजरायली संसद के अधिनियम के तहत स्थापित ये होलोकास्ट केंद्र उन 6 मिलियन यहूदियों की स्मृति को समर्पित है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने व्यवस्थित रूप से मौत के घाट उतार दिया था। याद वाशेम यानी कि एक स्मृति और एक नाम उस कोशिश का प्रतीक है जिसके तहत हर उस व्यक्ति को पहचान लौटाई जाती है जिसे इतिहास मिटा देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने याद वाशेम में होलोकास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर विजिटर्स बुक में साइन भी किया। यकीनन यरूशलेम के माउंट ऑफ रिमेम्बरेंस पर स्थित इस परिसर में सिर्फ संग्रहालय नहीं बल्कि स्मृति, पीड़ा, प्रतिरोध और इंसानियत की कहानियां दर्ज हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय इजराइल यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज शुरुआत हुई है होलोकॉस्ट म्यूजियम के दौरे से, जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजिटर्स बुक में जो भारत का संदेश है वो लिखा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहां पर अब वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में आज भी सुचारू तरीके से प्रश्नकाल चला और विकास तथा लोकहित के मुद्दों की गूंज रही। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो ये 36% जनवरी तक नहीं खर्च होता, ये 90% तक खर्च होता, क्योंकि इनको काम नहीं करना है। आंकड़ों के बाजीगर की तरह 4000 करोड़ जनता के सामने दिखा दिया गया, 500 करोड़ रुपया सरेंडर हो गया। तो ऐसा बजट देने से या दिखाने से आम किसानों को क्या फायदा हो रहा है अध्यक्ष महोदय? अभी कई तरह का ऐसा फसल हमारे बीच में उपज हुआ जिसमें उस उपज के जरिए हमारा झारखंड आगे बढ़ रहा है। आज हमारा रांची जैसे खूंटी जैसे जिला में आज ड्रैगन फ्रूट आदि का जो खेती हो रहा है महोदय, ये अपने आप में एक हमारा यह फ्रूट बाहर से आता था, आज हमारा रांची में हो रहा है। हमारा किसान प्रगतिशील किसान जो है महोदय काफी आगे आया है। इस झारखंड के लिए हम सभी
गौरवान्वित हैं कि हमारे झारखंड में फूल का भी खेती होना मोल है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की घोषणाएं कागजी साबित हो रही हैं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री मरांडी ने कहा कि सरकार की घोषणाओं का धरातल पर लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सब्सिडी वाली राज्य सरकार की एम्बुलेंस सेवा का लाभ मात्र 12 लोगों को मिला है, जिसमें 4 मंत्री भी शामिल हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले बड़ा दुखद घटना घटी। एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की जानें गई। उसका हमने थोड़े बहुत तहकीकात करने की मैंने कोशिश की। उसमें 2-3 मामला है। एक तो पता चला कि 2023 की अप्रैल से सरकार ने ये एयर एम्बुलेंस सब्सिडी में लोगों को मिलेगा। और इस बार भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि बजट में संभवतः 10 करोड़ या कैसे कुछ प्रावधान किया। लेकिन हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि अभी तक कितनी लोगों ने लाभ लिया। तो उसमें जो जानकारी मिली है मात्र संभवतः जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूं कि शायद 12 लोगों को हुआ, उसमें से 4 तो शायद सरकार के मंत्री ही रहे। तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिंढोरा का क्या मतलब है। इधर चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे की जांच जारी है। डीजीसीए और एएआईबी की टीम दुर्घटना के कारणों की पड़ताल में जुटी है। विमान का एक इंजन नहीं मिला है, जिसकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि 23 फरवरी की रात रांची से दिल्ली की ओर जा रहा एयर एम्बुलेंस सिमरिया के करमटाण स्थित जंगल में क्रैश कर गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज और कार्यशैली की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। 1958 में ओमान के जो सुल्तान थे उन्होंने ग्वादर पोर्ट को भारत को देने का पेशकश किया। ओमान के सुल्तान ने कहा अगर भारत चाहे तो ग्वादर पोर्ट हम भारत को देना चाहते हैं। नेहरू ने उसे ठुकरा दिया कि हम ग्वादर पोर्ट नहीं लेंगे। आज आप चिंता करिए ग्वादर पोर्ट कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी हुई है चीन और पाकिस्तान के लिए। नेहरू जी का वो कॉम्प्रोमाइज था, भुगत भारत आज रहा है। A compromise by Nehru in 1958 causes pain for India even today. मुझे सवाल नहीं, मतलब एक सवाल है जिसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत की जमीन उसको विदेश के साथ जो गिफ्ट में देने की ये जो बातें करते थे नेहरू, ये आखिर क्यों करते थे, किस प्रेशर में करते थे और ऐसे क्यों किया गया? क्या इसके पीछे उन्हें कुछ बड़ा गिफ्ट मिलता था? इधर प्रदेश भाजपा भी राज्य सरकार पर हमलावर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पिछले 9 महीनों से दाल का वितरण बंद है, जिससे कई परिवारों की थालियों तक दाल नहीं पहुंच पा रही है। टेंडर की आड़ में गरीबों का हक मारा जा रहा है। सरकार की यह असंवेदनशीलता गरीबों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी, जिसको लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सवेरे 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा, जो रात 8 बजे तक चलेगा। पहले पार्षदों के मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद मेयर और अध्यक्ष पद के वोटों की गिनती की जाएगी।
रांची के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मतगणना केंद्र में रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत की मतगणना भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। गौरतलब है कि 48 निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें राज्य भर में औसत 63% से अधिक मतदान हुआ था। अब मतगणना के साथ जनता के जनादेश से सभी अवगत होंगे। भारतीय रेलवे ने होली के त्योहार के दौरान सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की सहूलियत के लिए विभिन्न रूटों पर विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन होगा। विभिन्न रेलवे जोन में ट्रेनें 1244 फेरे लगाएंगी। को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से होली के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे आपकी मुश्किलें थोड़ी आसान होती हुई नजर आई। आखिर कौन कौन सी ये ट्रेनें हैं, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐलान रेलवे की तरफ से इसको लेकर किया गया है। तो सबसे पहले अगर घर जाना है होली पर तो काफी आसान होगा। रेलवे ने होली की विशेष तैयारियां की गई हैं रेलवे की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि विभिन्न रेलवे जोन में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी होली को ध्यान में रखते हुए। और इसके साथ ही जो लगातार होली पर त्योहार पर जो भीड़ बढ़ती है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 18 तारीख को आपको बता दें कि 1-2 नहीं बल्कि 1244 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और मांग बढ़ने पर यह संख्या में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। और अब बात मौसम की। राज्य में आने वाले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। चाईबासा में पारा 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पलामू और बोकारो में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। T20 विश्व कप क्रिकेट में आज सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम होगा। टीम इंडिया सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। खास बात यह है कि भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। भारत सुपर 8 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार चुका है। ऐसे में अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति होगी। यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 प्रारूप में अभी तक कुल 13 मैच खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं, 3 मैच जिम्बाब्वे के नाम रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि भारत आंकड़ों में जिम्बाब्वे से काफी मजबूत है, लेकिन T20 प्रारूप में किसी भी टीम को हल्के में लेना ठीक नहीं। इस विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हरा चुकी है। वहीं T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच टक्कर की बात करें तो अब तक सिर्फ एक ही बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच आमना सामना हुआ है। इसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भारतीय टीम एक बार फिर जिम्बाब्वे को जरूर मात देगी। हालांकि सुपर 8 के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ जीत नाकाफी होगी। सूर्य कुमार यादव को सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि सुपर 8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराया था, जिससे भारत नेट रन रेट -3.800 के साथ ग्रुप स्टेज में तीसरे पायदान पर आ गया है, जबकि वेस्टइंडीज 5.350 के नेट रन रेट के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका 3.800 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। ऐसे में भारतीय टीम की नजर जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर नेट रन रेट में सुधार करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी।
आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टैगलाइन है फील द थ्रिल, वो काफी अब ज्यादा सीरियस होती जा रही है टीम इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जैसे हारे, अब ज्यादा बड़ा चैलेंज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है और उसके बाद वेस्ट इंडीज, क्योंकि नेट रन रेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है अब टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया को न केवल जिम्बाब्वे को हराना है, लेकिन बहुत जोर शोर से जिम्बाब्वे को हराना है और फिर वेस्ट इंडीज को भी हराना है, ताकि अपनी सेमीफाइनल्स की होप वो लोग जारी रख सके, सेमीफाइनल की रेस में खड़े रह सके और दौड़ सके। देखते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसा करती है परफॉर्म, किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा टीम इंडिया के लिए। क्या वो प्लेइंग 11 में चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह तो शायद अब ना ही खेल पाए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, लेकिन आने वाले मैचेस के लिए भी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो कल का मैच काफी कुछ बयां करेगा। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, चेन्नई एमए चिदम्बरम स्टेडियम से। रंगों का त्योहार होली आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और बाजारों में अबीर गुलाल की मांग बढ़ने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से लोग हर्बल और प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी को देखते हुए जामताड़ा जिले की आजीविका दीदियां प्राकृतिक सामग्रियों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग जामताड़ा के साथ साथ दुमका और देवघर के बाजारों में भी बढ़ रही है। निर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित आजीविका सखी मंडल की महिलाएं आज रोजगार के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड की जय श्री राम आजीविका सखी मंडल पलाश ब्रांड नाम से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। पिछले वर्ष इन महिलाओं ने करीब 2 क्विंटल गुलाल बेचा था, जबकि इस वर्ष अब तक 5 क्विंटल से अधिक की मांग मिल चुकी है। महिलाएं गेंदा फूल, पालक साग और पलाश के फूल जैसे प्राकृतिक अवयवों से रंग तैयार कर रही हैं। हम लोग पहला साल 2 क्विंटल का माल हम लोग बनाए थे और इस साल हम लोग 3 क्विंटल का माल बना रहे हैं। इसलिए कि जैसे हम लोगों का जिला के अंतर्गत, जामताड़ा जिला के अंतर्गत 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में से 50 किलो करके डिमांड दिया गया है। और उसके बाद इसके आलोय जामताड़ा जिला के आलोय भी देवघर जिला, दुमका जिला सटा हुआ, हम लोग जामताड़ा जिला के अंतर्गत में सटा हुआ है, वहां से भी डिमांड आया हुआ है। आजीविका सखी मंडल की सदस्य राधा मंडल बताती हैं कि बैंक से जुड़कर समूह ने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और उसी से इस व्यवसाय की शुरुआत की। उनका कहना है कि सभी उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन नहीं मिलाया जाता है। जामताड़ा के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ देवघर, धनबाद और दुमका से भी मांग मिल रही है। समूह की महिलाएं अब अन्य महिलाओं को भी इस व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। अगल बगल जो है हम लोगों का देवघर है, धनबाद है, ये सब का भी हम लोग लिए हैं। थैंक्स कहते हैं हम लोगों का प्रधानमंत्री को कि हम लोग जैसे पीस में जुड़े, घर से निकले हैं, ऐसे से जुड़े हैं, आज ये ब्लॉक तक पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट या राज्य तक हम लोग पहुंचेंगे। समूह की सदस्य जोशना गोराई ने बताया कि वे स्थानीय बाजारों के अलावा सरकारी सरस मेले में भी अपने उत्पाद बेचती हैं। गुलाल के साथ साबुन, सरसों तेल, बड़ी और आटा जैसे अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। पिछले वर्ष राज्यपाल द्वारा सम्मानित किए जाने से महिलाओं का उत्साह और बढ़ा है। सरस मेला में हम लोग अच्छे खासे प्राकृतिक जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचकर हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हम लोग के जामताड़ा जिला के नाला वालों को सम्मानित किया गया है। आजीविका सखी मंडल के सदस्य पुट्टू रविदास का कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। वे अब घर से बाहर निकलकर बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं और बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसे पीएस में हम लोग जो जुड़े हैं, जो बाहर आ पा रहे हैं, अपने बच्चे को संभाल के बाहर में आए हैं, अपने पति को भी समझा पा रहे हैं, बाहर के सभी दादा भाई को सब समझा पा रहे हैं, तो हम लोग सभी को थैंक्स करना चाहेंगे। बिना रसायन वाले हर्बल गुलाल के जरिए जामताड़ा की ये महिलाएं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम कर रही हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को उनका जन्मदिन है।
उन्हें फूल, मालाएं, शॉल और स्मृति चिन्ह न देकर पेड़ लगाए और उन्हें इसके माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे, जो अधिक सार्थक रहेगा। पर्यावरण का संरक्षण मेरे जीवन का एक पवित्र उद्देश्य रहा है और इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है। आप स्नेह के कारण, प्रेम और आत्मीयता के कारण उसे उत्साह से मनाते भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के कारण कई कार्यकर्ता होर्डिंग लगा देते हैं। कई आत्मीयजन साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह लेकर आते हैं। लेकिन 5 मार्च को इस बार मेरी आप सबसे अपील है कि जन्मदिन को भी उद्देश्यपूर्ण बनाएं। इसलिए ना फूल मालाएं, ना साल, ना श्रीफल, ना स्मृति चिन्ह, ना होर्डिंग, बस इस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की आज अश्रुपूर्ण माहौल में पैतृक गांव जिलिंगगोड़ा में अंत्येष्टि हुई। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वीर सोरेन का हिमाचल प्रदेश के मनाली में निधन हो गया था, जिससे सभी मर्माहत हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के कदमा में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर का किया भूमि पूजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे मौजूद। निकाय चुनाव की मतगणना कल 48 निकायों की काउंटिंग सवेरे 8 बजे से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होगी शुरू। जनता के जनादेश पर नजर। रंगोत्सव होली को लेकर भारतीय रेल की खास तैयारी। विभिन्न रूट पर विशेष रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। यात्रियों को सुरक्षित और सुगम तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था। और आने वाले 4 दिनों के दौरान पारा ऊपर चढ़ने के आसार। ठंड की इस बार वधाई तय। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक।